नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल और आप देख रहे हैं द सिग्मा न्यूज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सिग्मा क्लासेस। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि काफ़ी लंबे समय के बाद आज अब जाकर शिक्षा की क्षेत्र में बहुत बड़ा चेंज हुआ है और इसकी जो पूरी पॉलिसीज है वो यहाँ पर चेंज कर दी गई है। तो इस पॉलिसीज के अंदर हम आज की वीडियो में अपने कुछ जो टॉपिक, जो नई पॉलिसीज आई है 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, जिसके जो पॉइंट हैं उनको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने ब्रीफ में डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो में आगे बने रहें और वीडियो को स्टार्ट करने से आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपको पता ही है, ये बहुत ही लंबे समय से मीन्स 2014 से लगातार इसमें चेंजेस होने की बात हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट कभी भी इस तरीके के स्टेप्स नहीं ले पा रही थी। एंड फाइनली जो कल रात इस तरीके की अपडेट आई, मीन्स कल जो अपडेट आया है उससे किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं और किस तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स और क्या उसके रिजल्ट आएंगे आने वाले टाइम में निकलकर, और किस तरीके का प्रभाव हमारा एजुकेशन का निकल के आएगा। तो ये सब हम इस टॉपिक में के इस वीडियोस के अंदर उसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस नई एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5+3+3+4। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक सिंपल सी काउंटिंग नहीं है। एक्चुअल में ये क्या कर रखा है, ये हमारे स्टूडेंट्स को कैटेगराइज कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको 5+3+3+4 के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया है। अब वो कैसे किया गया है, चलिए देखते हैं। मीन्स ऐसे स्टूडेंट्स जो प्री नर्सरी क्लासेस से होंगे उनके लिए प्री नर्सरी से मीन्स नर्सरी से लेकर उनको 5 इयर्स का यहाँ पर टाइम स्पेंड करना होगा। 5 सालों के लिए अपना टाइम यहाँ पर देना होगा, जो कि यहाँ का आपका एनसी से लेके क्लास 2 तक ये चलेगा। मीन्स एनसी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, एंड देन नेक्स्ट आपका रहे थर्ड, मीन्स 5+3। तो नेक्स्ट 3 इयर्स जो आपको देनी होंगी, मीन्स उस बच्चे के लिए जो देनी होंगी वो 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास को वो यहाँ पर अपने कवर करें। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो अप टू 5th स्टैंडर्ड तक का जो एजुकेशन रहेगी वो अब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि आप क्या करें, बच्चे के लिए उसकी मातृभाषा में मीन्स उसकी जो लोकल लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग वो उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अब उसको एज अ मातृभाषा के रूप में भी उसको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये कंपलसरी है। और उसमें साथ ही साथ क्या हो सकता है, आपका एक या जैसे बात करें मैथ्स की और एक इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को लेकर, तो मैथ्स उसमें कंपलसरी ही रहेगा। तो जो लेकिन है क्या, ये जूनियर मींस प्री नर्सरी स्टैंडर्ड से इसको स्टार्टअप किया जा रहा है, जैसे कि हमेशा से होता हुआ आया है। उसमें काफी खेल खेल में शिक्षा की पद्धति इसको लागू किया गया है। एंड उसके बाद जो क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपका बहुत बड़ा चेंज हुआ है इस बार। उसमें क्या है, आपके लिए वोकेशनल कोर्सेज के बारे में आपको वोकेशनल कोर्सेज को शामिल किया गया है। साथ ही साथ आपके एक एक्सपेरिमेंटल कोर्सेज भी इसमें शामिल करे गए हैं। और उसके अलावा इसमें क्या शामिल किया गया है, आपको जरूरत पड़ती है तो आपके लिए इंटर्नशिप भी दी जाएगी। आप चाहते हैं कि आप, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अप टू 8th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ते हैं एंड देन वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में अगर वो वोकेशनल कोर्सेज मींस उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर एक कोई वोकेशनल कोर्स या कोई एक्सपेरिमेंटल क्लासेस को अटेंड करने के बाद अगर उसके बेस पर कोई भी इंटर्नशिप लेते हैं तो वहां से उनके लिए क्या होगा, एक सर्टिफिकेट एक मिलेगा, वो आगे चलकर उनकी जॉब के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एंड नेक्स्ट इज 4। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी जैसा कि ये जो 4 आएगा, इस 4 के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो 9th क्लास से हैं उनके लिए भी काफी हद तक चेंज हुआ है इस 4 वाले ग्रुप में, मींस दिस 4। ओके, वो क्या है, अब उनके लिए वो सारे ऑप्शन क्लोज कर दिए गए हैं। जैसे मींस अब एक नया ऑप्शन खोल दिया गया है कि अगर स्टूडेंट चाहता है कि नहीं मुझे साइंस नहीं लेनी है, उनके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के को लेकर बात करी जा रही है कि अगर आप चाहें
तो एक बाउंडेशन नहीं है कि हाँ कि साइंस में आपके लिए जैसे अब मान लेते हैं 11th से और 12th के स्टूडेंट्स के लिए अगर जिसने पीसीएम ले रखा है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही रहेगा। लेकिन अब जो नए शिक्षा पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो उसमें 9th से लेकर 12th तक सभी पैरेलल कर रखा है। उसमें कह रखा है कि अगर कोई बच्चा अगर चाहता है कि वो मैथ के साथ साथ हिस्ट्री भी लेना चाहता है तो ही वो ले सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ है यहाँ पर, अगर आप जो भी हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का जो अलग से हमारा रिपोर्ट कार्ड जो आता था उसमें मतलब एक अलग से कॉलम दे रखा था, उसे एज अ सब्जेक्ट नहीं माना जा रहा था। लेकिन इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, अब वो आपका एक कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं रहे, वो एक्चुअल में एक सब्जेक्ट रहेगा और वो आपकी इसी कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, मैं आपको बताऊं तो समझते हैं वो क्या हुआ है। यहाँ पर बच्चों के लिए क्या होगा, एक मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की ऑप्शन दिया गया है। चलिए ये समझते हैं ये क्या होता है। वो देखें, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 12th एग्जाम पास किया है, 12th के एग्जाम को देने के बाद वो डेफिनेटली किसी अपने कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन अब तक जैसे बात करें, अगर कोई बच्चा आज की डेट में अगर बीएससी या बीए कर रहा है तो उसके लिए 3 इयर्स का ये ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। लेकिन अब क्या है, ये ग्रेजुएशन कोर्सेज का जो डिग्री है वो बच्चों को तभी मिल पाती है जब वो अपनी फाइनल ईयर के एग्जाम्स को पास कर लेता है। बट ड्यू टू दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज हुआ है। वो क्या, उनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर मान लेते हैं कि ये कोई ऐसा बच्चा जिसने क्या किया बीएससी या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएट वाला कोर्स कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं उसने फर्स्ट ईयर को पास किया, पहली साल में अगर वो पास हो रहा है, तब उसको केवल क्या दिया जाएगा, उसका एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। और अगर मान लेते हैं उसने एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और अगर मान लेते हैं उसने सेकंड ईयर को भी पास कर लिया तो वो एलिजिबल हो गया कि उसके लिए उसका क्या मिल जाएगा, आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अलग से कोई डिप्लोमा लेने की जरूरत नहीं होगी और साथ ही साथ वो चाहें इस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के बेस पर वो कहीं पर भी अपनी इंटर्नशिप कर सकता है, अपनी जॉब को सिक्योर कर सकता है। अब वो अपनी जॉब के लिए भी कहीं पर जा सकता है। ठीक है, और अगर उसने थर्ड ईयर को क्रॉस कर रखा है, मींस he or she is past the third year of that particular course, then he or she is eligible for the degree. ओके, तो वो किसके लिए एलिजिबल हो जाता है, वहां पर उसे डिग्री भी मिल सकती है। अगर मान लेते हैं 3 और 4 ईयर की कोर्सेज होंगे, लेकिन अगर 4 इयर्स की बात करें तो अगर उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होगा, 3 और 4 इयर्स के कॉन्सेप्ट में भी क्या है, डिग्री का ही प्रावधान है, उसे डिग्री मिलेगी वहां पर। और उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि आगे जाना चाहता है, मींस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अकॉर्डिंग अगर जाना चाहता है, तो उसमें क्या होता है, उसको आगे रिसर्च के लिए मींस पीएचडी के लिए उसे अब एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी। बात करता हूं अगर एमए के केस में, तो एमए के बाद उसे फिर 4 इयर्स के लिए एमफिल करने की जरूरत नहीं होगी। ही और शी कैन डायरेक्टली ज्वाइन फॉर द पीएचडी। ओके, तो ये भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है यहाँ पर। और इसके बाद अगर मींस वो जब चाहे आ सकता है। अगर मान लेता हूं किसी ने क्या किया, एक फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया और वो चाहता है कि नहीं मुझे अब जाना है, तो वो जा सकता है, वो अपने कोर्स को छोड़कर वो जा सकता है और अपना सेकंड ईयर के बाद वो अपना डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट मींस डिप्लोमा लेकर वो जा सकता है। और अगर इन फ्यूचर उसे लगता है कि नहीं मुझे तो एक साल वो मान लेते हैं कहीं पर चला, उसने कोई अल्टरनेट कोर्स ज्वाइन कर लिया, मान लेता हूँ कोई स्पोर्ट्स का या और किसी का सब्जेक्ट का उसने कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद अगर वो रीज्वाइन करना चाहता है, मींस उसको रीज्वाइन करना चाहता है, तब वो फिर से आकर उस कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन तो यही एक पॉलिसी थी आपकी, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। ओके, तो यहाँ पर जो एनआरएफ का सीन क्या है, वो आपको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ लेकर जाएगा। मींस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एक हमारे देश में अब इस्टेब्लिशमेंट होगा, जो कि आगे चल के बच्चे उनको बहुत ज्यादा, जो कि आज की डेट में पीएचडी के लिए कई साल बच्चों के खराब होते रहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, उसको एमफिल करने की जरूरत नहीं है, एमए के बाद वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं उस पर्टिकुलर केस के लिए बता रहा हूँ। अगर बात करें, और इसका एक बहुत ही बड़ा फायदा अब आपको अगले पॉइंट में मैं आपको समझाऊं, ये एक नई चीज हमारे यहाँ हमारे देश में अब स्टेब्लिश होगी, ये हर किसी यूनिवर्सिटी के लिए लागू करनी होगी।
और मीन्स हर ये सभी यूनिवर्सिटी भी क्या होंगी, अब एक ही कंट्रोल में ऑल ओवर इंडिया चलेंगी। उसमें क्या है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी इस्टेब्लिश। अब एक्चुअल में ये क्या है, ये बहुत ही बड़ा सीन होने वाला है यहाँ पर। तो जैसे मान लेता हूँ, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेकंड ईयर में कोई भी बच्चा क्या होता है कि वो अपने कोर्स को छोड़कर चला जाता है, या फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा अपने कोर्स को, ग्रेजुएशन वाले कोर्स को छोड़कर चला जाता है। तो वो क्या होता है, आपसे 2 साल बाद फिर से अगर उसे रीज्वाइन करना चाहता है उसी कोर्स को लेकर, तो जो उसके जो मार्क्स होंगे वो इसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के अंदर ही उसके एक खाता होगा, उसमें वो ज्वाइन होंगे। और जब भी वो उसको लेना चाहता है फिर से, मीन्स अगर मान लेते हैं उसने, अब वो क्या कर रहा है कि एक बार वो फिर से क्या कर रहा है, अपनी डिग्री को कंप्लीट कर ले रहा है, तो ऐसे केसेस में उसका पूरे मार्क्स का ब्यौरा जो होगा उसी बैंक मीन्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के अंदर ही उसके पूरे मार्क्स का ब्यौरा दे रखा है। अब ये इससे बहुत बड़ा फायदा क्या हो रहा है, इससे एक्चुअल में फायदा ये हो रहा है कि जो अब ये नई पॉलिसीज आई है उसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। डे बाय डे हम क्या करेंगे, अपनी इंटर्नशिप, अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रैक्टिकल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, डेफिनेटली हमारी जो शिक्षा में बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तो यही लगता है, बाकी आपको क्या लगता है आप जरूर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन बस इससे दूसरा चीज क्या है, अगर बात करें, और ऐसा नहीं है कि केवल ये यहीं पर सीमित हो जाएगा, इसको लागू भी किया जाएगा नेक्स्ट ईयर से, इसको लागू भी कर दिया जाएगा इसे। और उसके बाद टीचर्स को लेकर, जैसे कि आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने अब ये एडवाइजरी जारी कर रखी है कि नाउअडेज कि क्या होगा, जो भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, हर जगह क्या होगा, बीएड वाले टीचर्स ही उनको एलिजिबल होंगे। और इससे क्या हो रहा है, मीन्स अगर वो इस तरीके की चीजें पहले ही लेकर चल रहे हैं, तो जिसको मान लेता हूं मैं उसे बीएड करना है, उसका एक ड्रीम है मुझे टीचिंग में जाना है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने कॉन्सेप्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पहले ही चूज करके वो लेकर आएगा। कि जैसे मान लेता हूँ उसे बीएससी करनी है, तो बीएससी में उसे फिजिक्स में ही जाना, तो फिजिक्स में केवल एक सब्जेक्ट को लेकर उसके साथ साथ वो और दूसरे सब्जेक्ट्स को उस तरीके से ज्वाइन कर सकता है। जैसे मान लेता हूँ आपका योगा सब्जेक्ट ले लेगा, हिस्ट्री भी ले सकता है, क्योंकि अब तक ये सारे ऑप्शन नहीं थे। लेकिन हाँ, कुछ जैसे यूनिवर्सिटी हैं, जेएनयू की अगर मैं बात करूं, तो वहां पर ये सारे ऑप्शन पहले से भी खुले हुए थे। ठीक है, तो अब दूसरा अगला पॉइंट जो कि गवर्नमेंट का मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा, वो ये, क्योंकि आज की डेट में आप सभी जानते हैं कि जीडीपी का इतना हिस्सा उस क्षेत्र को मिला, उस मंत्रालय के लिए मिला, लेकिन कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए उतना कुछ नहीं मिल पाता था जितना कि मिलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में इस न्यू पॉलिसीज के अकॉर्डिंग एक पॉइंट जो आया है, तो कि जितनी भी जीडीपी होगी हमारी कंट्री की, उसका 6% जो होगा वो हमारा एजुकेशन पर ही जाएगा। तो ये मान के चलता हूँ, ये बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आने वाले 1-2 साल के अंदर आप देखेंगे कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।